दोस्तों, आपने रॉयल स्टैग का नाम तो जरूर सुना होगा। शादी ब्याह की पार्टी हो, दोस्तों की महफिल हो, किसी बार का चमकता हुआ काउंटर हो या फिर फिल्मों और बड़े इवेंट्स में दिखने वाली प्रीमियम लाइफस्टाइल। रॉयल स्टैग आज सिर्फ एक शराब की बोतल नहीं रही, बल्कि भारत की अल्कोहल कल्चर का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है कि आखिर ये रॉयल स्टैग बनती कैसे है? क्या ये सीधे किसी खेत से निकलकर बोतल में भर जाती है? क्या इसमें सच में कोई खास रॉयल फॉर्मूला होता है, या फिर इसके पीछे भी छुपी है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और करोड़ों की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां शुगर मिल्स, फर्मेंटेशन टैंक्स, डिस्टिलेशन कॉलम्स, ब्लेंडिंग लैब्स और बॉटलिंग प्लांट्स मिलकर तैयार करते हैं एक ऐसी विस्की जिसे करोड़ों लोग पहचानते हैं लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। तो चलिए जानते हैं रॉयल स्टैग का पूरा सच, शुरुआत से लेकर फैक्ट्री तक। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1995। भारत उस दौर से गुजर रहा था जब लिबरलाइजेशन के बाद मार्केट तेजी से बदल रहा था। विदेशी ब्रांड्स भारत में आ रहे थे, मिडिल क्लास की बाइंग पावर बढ़ रही थी, लाइफस्टाइल बदल रही थी और अल्कोहल इंडस्ट्री भी एक नए रूप में उभर रही थी। उस समय मार्केट में या तो बहुत सस्ती लोकल स्पिरिट्स थी या फिर काफी महंगी इंपोर्टेड ड्रिंक्स। यानी आम कंज्यूमर के पास एक ऐसा प्रीमियम फील वाला इंडियन ऑप्शन कम था जो स्टेटस भी दे और पॉकेट पर पूरी तरह भारी भी ना पड़े। इसी गैप को समझते हुए सीग्रम इंडिया ने लॉन्च किया रॉयल स्टैग। इसका मकसद सिर्फ विस्की बेचना नहीं था, बल्कि एक एस्पिरेशन बेचना था। बाद में जब पर्नो रिकार्ड ने सीग्रम के अल्कोहल बिजनेस को अक्वायर किया, तब रॉयल स्टैग को मिला ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, अग्रेसिव मार्केटिंग और मैसिव ब्रांडिंग सपोर्ट। फिर क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स, बॉलीवुड एसोसिएशंस और मेक इट लार्ज जैसे मैसेज ने इसे इंडिया की सबसे रिकॉग्नाइजेबल विस्की ब्रांड्स में शामिल कर दिया। लेकिन दोस्तों, ब्रांडिंग सिर्फ बाहर की कहानी है। असली सवाल है, बॉटल के अंदर क्या है? रॉयल स्टैग जैसी इंडियन विस्की को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हर विस्की स्कॉच जैसी नहीं होती। ट्रेडिशनल स्कॉच अक्सर मॉल्टेड बार्ली और लॉन्ग बैरल एजिंग पर आधारित होती है, जबकि इंडिया की कई मास मार्केट विस्कीज अलग इंडस्ट्रियल मॉडल पर काम करती हैं। इनमें अक्सर मोलासिस बेस्ड न्यूट्रल स्पिरिट, ग्रेन स्पिरिट और सिलेक्टेड स्कॉच मॉल्ट्स या फ्लेवर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यहाँ साइंस सिर्फ स्वाद बनाने की नहीं, कॉस्ट, कंसिस्टेंसी और मास प्रोडक्शन बैलेंस करने की भी होती है। अब शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। सबसे महत्वपूर्ण बेस अक्सर आता है शुगर इंडस्ट्री से, मोलासिस। मोलासिस क्या है? जब शुगर केन से चीनी निकाली जाती है तो उसके बाद बचता है गाढ़ा, काला, मीठा सिरप। बहुत लोगों के लिए ये बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए यही एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इसमें बची शुगर्स फर्मेंटेशन के लिए बेहद उपयोगी होती है। कुछ सिस्टम्स में ग्रेन स्पिरिट या बार्ली बेस्ड कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर मोलासिस इंडिया की लिकर इंडस्ट्री में एक मेजर इकोनॉमिक एडवांटेज देता है। यानी जहां किसान खेत में गन्ना उगाता है, वहीं से इनडायरेक्टली अल्कोहल इंडस्ट्री की सप्लाई चेन शुरू हो सकती है। अब इमेजिन करिए, विशाल टैंकर्स में मोलासिस डिस्टिलरी पहुंच रहा है, लेकिन ये सीधे बॉटल रेडी स्पिरिट नहीं बनता। सबसे पहले इसका होता है क्वालिटी टेस्टिंग। शुगर कॉन्सेंट्रेशन चेक होती है, कंटामिनेशन देखा जाता है, केमिकल बैलेंस वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में इंप्योरिटी हुई तो पूरा बैच खराब हो सकता है। जब मोलासिस क्वालिटी पास कर लेता है, तब इसे बड़े इंडस्ट्रियल टैंक्स में पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है। यहाँ डाइल्यूशन कोई साधारण मिक्सिंग नहीं है। शुगर कॉन्सेंट्रेशन केयरफुली कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर फर्मेंटेशन को स्ट्रेस दे सकती है और बहुत कम शुगर अल्कोहल आउटपुट घटा सकती है। यानी यहाँ भी बैलेंस ही असली खेल है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जीवित इंग्रेडिएंट, यीस्ट। दोस्तों, यीस्ट कोई साधारण पाउडर नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यही वो बायोलॉजिकल वर्कर है जो शुगर्स को अल्कोहल में बदलता है। जब डाइल्यूटेड मोलासिस मिक्सचर में यीस्ट डाला जाता है, तब शुरू होती है फर्मेंटेशन। यही वो स्टेज है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यीस्ट शुगर को कंज्यूम करता है और प्रोड्यूस करता है एथेनॉल यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर यह एक केयरफुली मॉनिटर्ड बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। बड़े फर्मेंटेशन टैंक्स में टेम्परेचर लगातार मॉनिटर होता है, क्योंकि ज्यादा हीट यीस्ट को नुकसान पहुंचा सकती है और कम टेम्परेचर प्रोसेस को स्लो कर सकता है। पीएच लेवल्स, शुगर ब्रेकडाउन रेट और अल्कोहल परसेंटेज तक सेंसर से ट्रैक किए जाते हैं। धीरे धीरे घंटों और कई बार दिनों के अंदर ये शुगरी मिक्सचर बदलने लगता है एक अल्कोहलिक लिक्विड में, जिसे कहा जाता है वॉश। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी विस्की नहीं है, ये एक लो अल्कोहल फर्मेंटेड बेस है, कुछ हद तक बियर जैसा, लेकिन रॉ, हार्श और अनरिफाइंड। इसमें अल्कोहल तो बन चुका है, लेकिन स्वाद अभी रफ है, इम्प्योरिटीज मौजूद हैं और इसमें वो स्मूथनेस नहीं जिसे लोग ग्लास में स्वर्ल करते समय महसूस करते हैं। यानी अभी ये सिर्फ फाउंडेशन है,
फाइनल प्रोडक्ट नहीं। और बस दोस्तों, यहीं से शुरू होता है अगला बड़ा चरण, डिस्टिलेशन। यही वो प्रोसेस है जहां साइंस और इंजीनियरिंग मिलकर अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, अनवांटेड कंपाउंड्स को अलग करती हैं और तय करती हैं कि फाइनल स्पिरिट कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी क्लीन और कितनी यूजेबल होगी। क्योंकि फर्मेंटेशन सिर्फ अल्कोहल बनाती है, लेकिन डिस्टिलेशन उसे शेप देती है। अब ये रॉ वॉश आगे जाएगा विशाल डिस्टिलेशन कॉलम्स की दुनिया में, जहां हीट, वेपर, कंडेंसेशन और प्रिसिशन सेपरेशन मिलकर तय करेंगे कि एक सामान्य फर्मेंटेड लिक्विड आखिर कैसे बदलता है रॉयल स्टैग जैसे कमर्शियल विस्की बेस में। अब दोस्तों, यहीं से शुरू होता है रॉयल स्टैग के सफर का सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली इंटेंस चरण, डिस्टिलेशन। क्योंकि फर्मेंटेशन ने जो अल्कोहल बनाया वो अभी रफ है, वीक है और उसमें कई अनवांटेड कंपाउंड्स भी मौजूद हो सकते हैं। यानी अभी तक जो तैयार हुआ है वो फाइनल विस्की नहीं, बल्कि एक रॉ अल्कोहलिक बेस है। अब इसे चाहिए रिफाइनमेंट, प्योरिफिकेशन और कंट्रोल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यही काम करती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल लगता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है, इसलिए हीट देकर अल्कोहल वेपर्स को अलग किया जा सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। विशाल डिस्टिलेशन कॉलम्स कई मंजिल ऊंचे स्टील टावर्स की तरह दिखते हैं, जहां फर्मेंटेड वॉश को केयरफुली हीट किया जाता है। हीट बढ़ते ही अल्कोहल रिच वेपर्स ऊपर उठते हैं, जबकि हेवियर इंप्योरिटीज नीचे रह जाती हैं। फिर इन वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड स्पिरिट में बदला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ अल्कोहल नहीं निकाला जाता, बल्कि सेपरेशन प्रिसिशन मैटर करती है। शुरुआती फ्रैक्शन यानी हेड्स में कई हार्श कंपाउंड्स हो सकते हैं, बीच का हार्ड कट सबसे वैल्यूएबल होता है और आखिरी टेल्स में अनवांटेड हेवियर ऑयल्स हो सकते हैं। यही रीजन है कि डिस्टिलेशन सिर्फ उबालना नहीं, बल्कि केमिकल सिलेक्शन है। सही कट ही फाइनल टेस्ट और क्वालिटी की फाउंडेशन रखता है। अब इस स्टेज के बाद तैयार होती है स्ट्रॉन्गर स्पिरिट। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल प्रीमियम विस्की नहीं बनाती। अगर ऐसा होता तो हर स्पिरिट एक जैसी लगती। असली फर्क आता है ब्लेंडिंग में। यही वो स्टेज है जहां रॉयल स्टैग जैसी ब्रांड अपनी पहचान बनाती है। इंडिया की कमर्शियल विस्की कैटेगरी में ब्लेंडिंग एक पावरफुल आर्ट और साइंस दोनों है। यहाँ न्यूट्रल स्पिरिट, ग्रेन स्पिरिट और सिलेक्टेड मैच्योर्ड मॉल्ट कंपोनेंट्स को स्पेसिफिक रेशियोज में मिलाया जा सकता है, ताकि एक कंसिस्टेंट टेस्ट प्रोफाइल बनाई जा सके। मतलब कंज्यूमर चाहे दिल्ली में बॉटल खरीदे, मुंबई में या किसी दूसरे राज्य में, उसे फ्लेवर लगभग वैसा ही महसूस हो। यही कंसिस्टेंसी बड़े ब्रांड्स की असली ताकत है। इसके लिए मास्टर ब्लेंडर्स फ्लेवर, अरोमा, स्मूथनेस और आफ्टर टेस्ट को केयरफुली बैलेंस करते हैं। कहीं हार्शनेस ज्यादा ना हो, कहीं स्वीटनेस ओवर ना लगे, कहीं बर्न बहुत अग्रेसिव ना हो। यानी बॉटल के अंदर सिर्फ अल्कोहल नहीं, सेंसरी इंजीनियरिंग होती है। अब आते हैं मैचुरेशन या फ्लेवर कंडीशनिंग की तरफ। ट्रेडिशनल विस्कीज में ओक बैरल्स में लंबे समय तक एजिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है, जहां वुड इंटरैक्शन से कलर, अरोमा और कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। कमर्शियल इंडियन विस्की सेगमेंट में प्रोडक्ट स्टाइल और रेगुलेशंस के हिसाब से अलग-अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। कुछ ब्लेंड्स में मैच्योर्ड स्कॉच मॉल्ट्स या वुड इन्फ्लुएंस कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि फाइनल प्रोफाइल में रिचनेस आए। यही कारण है कि कई बार लोगों को विस्की में वनीला, वुड, स्पाइस या कैरेमल जैसी नोट्स महसूस होती हैं। ध्यान रहे, गोल्डन कलर सिर्फ एज का संकेत नहीं होता। कई बार कैरेमल कलरिंग जैसे अप्रूव्ड एडिटिव्स भी अपीयरेंस कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी जो रंग आपको प्रीमियम फील देता है, उसके पीछे भी ब्रांडिंग साइकोलॉजी और प्रोडक्शन साइंस दोनों हो सकते हैं। जब मास्टर ब्लेंड फाइनल अप्रूव हो जाता है, तब शुरू होता है अगला चरण, डाइल्यूशन एंड बॉटलिंग प्रिपरेशन। क्योंकि डिस्टिलेशन के बाद स्पिरिट काफी हाई अल्कोहल परसेंटेज पर हो सकती है, इसलिए प्योरिफाइड वाटर के साथ इसे टारगेट स्ट्रेंथ तक लाया जाता है, जैसे कॉमन कमर्शियल बॉटलिंग प्रूफ्स। यहाँ पानी की क्वालिटी भी बेहद क्रिटिकल होती है, क्योंकि मिनरल इम्बैलेंस टेस्ट बदल सकता है। इसलिए कई प्लांट्स डीमिनरलाइज्ड या स्पेशली ट्रीटेड वाटर सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फाइनल ब्लेंड मल्टीपल फिल्ट्रेशन स्टेजेस से गुजर सकता है, ताकि क्लैरिटी, पार्टिकल रिमूवल और यूनिफॉर्म अपीयरेंस मेंटेन रहे। यानी जो लिक्विड बॉटल में क्रिस्टल क्लियर दिखता है, उसके पीछे कई इनविजिबल प्रोसेसेस काम करते हैं। अब आता है बॉटलिंग प्लांट, जहां स्पीड और प्रिसिजन अपने पीक पर होती है। विशाल ऑटोमेटेड लाइंस पर हजारों बॉटल्स हर घंटे प्रोसेस हो सकती हैं। पहले एम्प्टी बॉटल्स साफ की जाती हैं, फिर एग्जैक्ट मेजर्ड फिलिंग होती है, ताकि हर बॉटल में अल्कोहल क्वांटिटी कंसिस्टेंट रहे। उसके बाद कैप सीलिंग, लेबल एप्लीकेशन, बैच कोडिंग, एक्साइज कंप्लायंस, पैकेजिंग, सब कुछ मशीन प्रिसिजन से होता है।
दोस्तों, आपने बॉटल पर प्रिंटेड बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स या सील नोटिस किया होगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं बल्कि ट्रेसेबिलिटी और रेगुलेशन का हिस्सा है, क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड होती है। हर राज्य के टैक्सेशन लॉज, लेबलिंग नॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि प्रोडक्शन जितना साइंस है उतना ही लॉजिस्टिक्स और पॉलिसी का भी खेल है। अब सोचिए स्केल, एक बॉटल फैक्ट्री से निकलती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल शॉप, बार, रेस्टोरेंट, इवेंट्स और फिर कंज्यूमर तक पहुंचती है। रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड्स ने इंडिया में सिर्फ सेल्स नहीं बनाई बल्कि कल्चरल विजिबिलिटी भी बनाई। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स, म्यूजिक प्रॉपर्टीज, सेलिब्रिटी टाई-अप्स, सब ने इसे एक एस्पिरेशनल पहचान दी। लेकिन दोस्तों, यही सबसे जरूरी सच शुरू होता है, क्योंकि ब्रांडिंग अक्सर सेलिब्रेशन दिखाती है, साइड इफेक्ट्स नहीं। अल्कोहल, चाहे विस्की हो या कोई और फॉर्म, शरीर पर असर डालती है। थोड़ी मात्रा में ओकेजनल कंजम्पशन और हेवी रेगुलर ड्रिंकिंग दोनों के इंपैक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन रिस्क पूरी तरह गायब नहीं होता। ज्यादा अल्कोहल लिवर पर दबाव डाल सकती है। फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस जैसे गंभीर खतरे बढ़ सकते हैं। ब्रेन फंक्शन स्लो हो सकता है, जजमेंट कमजोर हो सकती है, एडिक्शन रिस्क बढ़ सकता है। हार्ट रिदम, स्लीप साइकिल, मेंटल हेल्थ सब प्रभावित हो सकते हैं। सड़क दुर्घटनाएं, डिपेंडेंसी, फैमिली स्ट्रेस, ये भी अल्कोहल मिसयूज से जुड़े बड़े सच हैं। WHO और मेडिकल एक्सपर्ट्स जनरली मॉडरेशन या अवॉइडेंस पर जोर देते हैं, और कई लोगों के लिए सेफेस्ट चॉइस यही हो सकती है कि ना पिएं। खासकर प्रेगनेंसी, लिवर डिजीज, मेडिकेशन यूज, मेंटल हेल्थ कंडीशंस या एडिक्शन हिस्ट्री में अल्कोहल सीरियस हार्म कर सकती है। तो क्या पीना चाहिए? इसका जवाब ग्लैमरस एड्स जितना सिंपल नहीं है। कुछ हेल्थ गाइडलाइंस लो रिस्क लिमिट्स की बात करती हैं, लेकिन सेफ का मतलब रिस्क फ्री नहीं होता। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जितना कम उतना बेहतर, और कई लोगों के लिए बिल्कुल ना पीना सबसे बेहतर फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी विस्की बॉटल को देखें तो सिर्फ उसकी चमकती पैकेजिंग मत देखिएगा, बल्कि उसके पीछे छुपी पूरी जर्नी को याद करिएगा। खेतों से शुगर मिल्स तक, फर्मेंटेशन टैंक से डिस्टिलेशन टावर्स तक, ब्लेंडिंग लैब्स से बॉटलिंग लाइंस तक, और फिर मार्केटिंग से लेकर हेल्थ रियलिटी तक। क्योंकि रॉयल स्टैग सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बल्कि मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्रांडिंग साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और कंज्यूमर चॉइस का मिला जुला सच है। समझदारी यही है कि नॉलेज के साथ फैसला लिया जाए, क्योंकि स्टाइल टेम्पररी हो सकती है लेकिन हेल्थ लॉन्ग टर्म रियलिटी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप